हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। तो आज की स्टूडेंट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आप सभी स्टूडेंट के लिए, अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम बहुत जल्द आपके लिए थ्योरी क्लासेस ला रहे हैं, और यहाँ पे मैं केवल एक दो आपके टॉपिक्स नहीं कंप्लीट कराऊंगी। जितने आपके टॉपिक्स पूछे जाते हैं आपके होम साइंस सब्जेक्ट में, चाहे आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हो या एलटी का या जीआईसी का या टीजीटी पीजीटी का, अगर हम एक एम लेकर चलें कि हम यूजीसी नेट के जितने भी आपके होम साइंस के टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करें, तो हमारे जो एलटी और जीआईसी के जो सिलेबस हैं वो भी आपके साथ में इस पे कवर हो जाएंगे। बस थोड़ा सा हमें ये देखना है कि जो जीआईसी वगैरह उसमें मेंस वगैरह भी होता है, तो हमें थोड़ा सा डेप्थ में चीजें पढ़नी पड़ेंगी ताकि वो चीजें समझ में अच्छे से आए। तो मैं हर तरीके से आपकी मदद करने की कोशिश करूंगी। हम लोग डेप्थ में भी चीजें कंप्लीट करेंगे, ऐसा नहीं, हम लोग इसको बार बार रिवाइज भी करेंगे और जो एक्स्ट्रा जो फैक्ट होंगे उनको भी इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तो आज की जो क्लास होने वाली है इसमें हम फूड और न्यूट्रिशन का जो टॉपिक है वो कवर करने वाले हैं। साथ में यूजीसी नेट में पिछले जो वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं इस टॉपिक से, वो क्वेश्चंस भी मैंने इस सीरीज में डाला हुआ है। तो ये आपकी लगातार सीरीज चलेगी, पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपकी आज की क्लास होने वाली है इसको एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड पे हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। और मैं अगर बात करूँ तो मैं आपको एक बुक भी बताऊंगी, अगर आपके पास वो बुक है तो आपको ये जो आपका टॉपिक है उसको और अच्छे से समझने में आपको मदद मिलेगी। भाई आपने ग्रेजुएशन पीजी वगैरह आपने ऑलरेडी किया होगा, तो वहां पे ये जो आपकी बुक्स है वो अवेलेबल होती है, अगर आपके पास होगी तो उसको जरूर पढ़िएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको आज का सेशन पसंद आए, थोड़ा सा भी मैं आपकी हेल्प कर पाऊं इस सेशन को लेकर, तो आप इस चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा। प्यारा सा कमेंट जब आप करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। सो इतना सपोर्ट और प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम नए हैं तो नए में जुड़ने में, आपके साथ कंबाइन होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, पर धीरे धीरे हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड हो, वो भी फ्री में, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और वहां पे चैनल भी है एंड ग्रुप भी है, ग्रुप में आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और देखते हैं क्या क्या इसमें हम पढ़ सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, फिर आगे जाके देखते हैं। सबसे पहले जानना होगा कि आखिरकार भोजन क्या होता है। हमें तो सबसे पहले जानना है फूड क्या है, व्हाट इज फूड, है ना। तो फूड का आप अगर सिंपल मीनिंग समझो तो एक ऐसा पदार्थ, चाहे वो ठोस अवस्था में हो चाहे वो तरल अवस्था में हो, ठीक है, यानी चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो। तो जब कोई भी व्यक्ति उस तरल या जो आपका ठोस है उस पदार्थ को ग्रहण करता है, किस लिए ग्रहण करता है, क्योंकि भाई हमारी जो शारीरिक और मानसिक क्रियाएं होती हैं उसमें कई सारी ऊर्जा खर्च होती है। जब ऊर्जा खर्च होती है तो उनकी पूर्ति करने के लिए हमें भोजन ग्रहण करना पड़ता है, वही क्या होता है, आपका फूड होता है। तो यानी भोजन वह पदार्थ है जो शरीर को पोषण देने के लिए क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। भाई हम एनर्जी खर्च कर रहे हैं, हमारी जितनी एनर्जी, हमारी जितनी ऊर्जा है वो खर्च हो रही है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए कुछ ना कुछ तो हमारे बॉडी के अंदर जाना चाहिए ना। तो वही क्या है, वही आपका फूड है। अब फूड कैसा फूड जा रहा है वो फिर डिपेंड करता है, भाई हम पोषक तत्व वाली चीजें ग्रहण कर रहे हैं या ऐसी ही इधर उधर की चीजें खा रहे हैं, तो वो तो अलग की बात हो गई। लेकिन अगर सिंपल मीनिंग फूड की समझी जाए तो वही है कि भाई जो हमारी शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में जो ऊर्जा खर्च होती है उनकी पूर्ति करने के लिए हम क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, यानी फूड ग्रहण करते हैं। आई होप आपको सिंपल मीनिंग समझ में आई होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें पोषण क्या है, व्हाट इज पोषण, व्हाट इज न्यूट्रिशन सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे पोषण क्या है, यानी उसके पोषक तत्व और शरीर द्वारा उसके उपयोग की प्रक्रिया का विज्ञान हम पोषण कहते हैं। यहाँ पे अगर हम सिंपल मीनिंग में पोषण को समझें तो पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का एक संगठन होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, जो मनुष्य होता है वो ऐसे पदार्थ को ग्रहण करता है, उसका उपयोग करता है, जो क्या करता है, हमारे जो कार्य होते हैं, हमारे जो शरीर के कार्य होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है, उसमें वृद्धि करने का काम करता है, और जो हमारे शरीर में बहुत सारी टूट फूट होती रहती है उनको मरम्मत करने का काम क्या करता है, वो आपका पोषण करता है, ठीक है।
तो सिंपल मीनिंग आप इसका समझ सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो काउंसिल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने भी पोषण की एक परिभाषा दी है। क्या परिभाषा दी है उन्होंने, अगर मैं आपसे बताऊं तो उन्होंने परिभाषा दी है, कई बार वैसे तो पूछते नहीं है वैसे स्टेटमेंट वाले ऐसे क्वेश्चन, लेकिन बेसिकली अगर मान लो कभी पूछ लिया जाए तो आपको जानने लायक है। मैं लिख देती हूं आपको, ठीक है। काउंसिल ऑफ फूड, मुझे लिखने में ही सबसे ज्यादा इसमें प्रॉब्लम होती है क्योंकि मोबाइल में लिखने में और इसकी बड़ी स्क्रीन में लिखने में थोड़ा सा अंतर होता है। तो मोबाइल में लिखने में आप जानते हैं स्पष्ट तरीके से वो चीजें आपको दिखाई नहीं देती हैं, बट एनीवेज काम चला रहे हैं तो चल रहा है, ठीक है। ऑफ द अमेरिकन, मैं बाद में लिख देती हूँ, ठीक है, अमेरिकन मेडिकल, और आप चाहें तो इसका नाम लिख सकते हैं एसोसिएशन। मैं एक बार बोल देती हूँ, ठीक है, एक परिभाषा बोल देती हूँ जिसकी परिभाषा अभी मैं आपको बताऊंगी। तो ये है काउंसिल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने पोषण की एक परिभाषा दी है। क्या कहा है उन्होंने, कहा है कि पोषण भोजन पोषक तत्वों उसमें पाए जाने वाले जो अन्य तत्व होते हैं उनके कार्य, उनके आपस में संबंध, स्वास्थ्य और बीमारियों से जो भी संबंध है, संतुलन और वह सारी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन को लेते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, आपका हो गया पचाना, एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया है, जैसा आपका हो गया पचाना, अवशोषित करना, ठीक है। उसके साथ साथ आपका हो गया परिवहन, परिवहन के साथ प्रयोग और उत्सर्जन। ये सारी चीज उन्होंने इस पे अपनी परिभाषा में लिखी है, मतलब पोषण की जो उन्होंने परिभाषा दी है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो सिंपल मीनिंग अगर आप समझोगे तो पोषण भोजन उसके पोषक तत्व और शरीर द्वारा उपयोग करने वाली जो प्रक्रिया है वही एक तरीके से आपका क्या होता है, पोषण होता है। यहाँ पे बात करें तो फंक्शंस क्या हैं, यानी भोजन के कार्य क्या होते हैं। तो सबसे पहला कार्य तो क्या है आपका, एनर्जी, एनर्जी प्रदान करना या एनर्जी देने वाले, यानी जो आपकी ऊर्जा है ऊर्जा देने वाले। और ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व तो कौन कौन से हैं जहां से आपको ऊर्जा प्राप्त होती है, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो आपके हैं कार्बोहाइड्रेट और आपका फैट यानी वसा। कार्बोहाइड्रेट जैसे आपने चावल वगैरह खाया, अब देखो कार्बोहाइड्रेट तो चलो ठीक है, लेकिन अगर अत्यधिक मात्रा में आपने वसा का सेवन कर लिया तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अब इसी में एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और वही क्वेश्चन आपसे वसा में भी पूछ लेते हैं कि 1 ग्राम का आपके फैट से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो कार्बोहाइड्रेट का 4.1 है, ठीक है, और वहीं अगर हम वसा की बात करें तो आपका 9 कैलोरी ऊर्जा है, ठीक है। अभी आगे जाके इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है जहां पे आपका जो चीजें हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आपसे अगर पूछा जाए कि एनर्जी गिविंग आपकी जो ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपके कार्बोहाइड्रेट हैं और फैट हैं। टीजीटी पीजीटी में सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, मतलब बहुत ज्यादा वैसे डीपली नहीं पूछते हैं, बस सिंपल सा फैक्ट वैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको इतना आना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें बॉडी बिल्डिंग का काम कौन करता है, आपने देखा होगा जो लोग आपके जिम वगैरह करते हैं उनको आपने देखा होगा कि प्रोटीन का सेवन बहुत करते हैं, है ना। क्यों खाते हैं, क्योंकि वो बॉडी का क्या करते हैं, मसल्स की मरम्मत करते हैं, मसल्स का निर्माण करते हैं। आपकी ग्रोथ में, आपकी वृद्धि में उनका बहुत योगदान होता है प्रोटीन का। तो शरीर में प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है। और अगर हम यहाँ से बात करें तो प्रोटीन आपके कहाँ कहाँ से आपको प्राप्त हो सकते हैं, जैसे दाल है, आपकी सोयाबीन है, सभी प्रकार की दालें हो सकती हैं, सोयाबीन है, मूंगफली है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, आपके पनीर वगैरह हो गया, पनीर का सेवन लोग बहुत करते हैं। तो उन सब से क्या होता है, आपको प्रोटीन की प्राप्ति होती है, ठीक है। चलो अगर हम यहाँ बात करें प्रोटेक्टिव, यानी जो आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं, आपके जो बॉडी है उनको प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे बॉडीगार्ड होते हैं ना, बॉडीगार्ड प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, वैसे आप इतना समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी के प्रोटेक्शन का जो कार्य करता है वो कौन से करते हैं, आपके विटामिन और मिनरल्स, यानी आपके विटामिन और जो खनिज लवण हैं वो आपके शरीर के क्या करते हैं, रोगों से बचाने का काम करते हैं। भाई बाहरी रोग आपके अंदर जाके आपको बीमार कर देंगे, बाहरी कीड़े आपके अंदर जाके आपको बीमार कर देंगे, तो उनसे सुरक्षा करने के लिए ये ऐसे अगर आप विटामिन और खनिज लवण का सेवन करते हैं तो आप बचे रह सकते हैं। मिलेंगे कैसे, जैसे मान लो हरी सब्जियां हैं, खनिज लवण, आपके फल हैं, दूध है, अंडा है, इन सब से आपको ये सारी चीजें प्राप्त हो जाएंगी, ठीक।
वहीं अगर हम बात करें आपके रेगुलेटरी यानी नियामक की, तो जैसे आपके वाटर हो गया, फाइबर हो गया, ये सब। तो वाटर क्या है, एक तरीके से हमारे जो शरीर में हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उनमें घुलनशीलता प्रदान करती, ताकि वो पचने योग्य हो जाए। जो हमारे शरीर में वर्ज्य पदार्थ हैं उनको मूत्र और पसीने के द्वारा बाहर निकालने का काम पानी करता है। हमारा जो शरीर का तापमान है उसे नियंत्रित करने का काम करता है। कभी आपने देखा है किसी इंसान को बिल्कुल जैसे बॉडी ऐसे कांपने लगती है, तो हम जल्दी जल्दी क्या करते हैं, नींबू पानी या नमक चीनी का घोल जो बना के देते हैं, तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल हो जाता है। कभी कोई गुस्से में होता है तो आप उसे सबसे पहले क्या देते हो, एक गिलास पानी देते हो कि पानी पी लो, थोड़ा सा काम हो जाओगे, मतलब रिलैक्स हो जाओगे। क्यों देते हैं? क्योंकि ये हमारे शरीर के तापमान को क्या करता है, नियंत्रित करता है, काम डाउन करता है, बिल्कुल काम हो जाते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते हैं। गुस्से में भी होते हैं, पानी पिला दो किसी को थोड़ा सा, तो बिल्कुल थोड़ी देर के लिए रिलैक्स जरूर हो जाएगा। बाद में चाहे जरूर लड़ने लगे, लेकिन उस उतने वक्त वो रिलैक्स हो जाएगा। तो ये होता है पानी के इफेक्ट से, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके भी देख लेते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा है। आई होप आपको दिख रहा होगा। बारिश होने लगी है तो शायद आपको थोड़ा थोड़ा आवाज आ रही होगी जहां पे मैं बैठी हुई हूँ। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट क्या प्रदान करता है, मैंने आपको पहले ही कहा, आपको ऊर्जा प्रदान करता है, यानी एनर्जी प्रदान करता है। आपको कहाँ कहाँ से ये मिल सकता है, सोर्स क्या है, तो आपका चावल है, गेहूं है, चीनी, मतलब शुगर वाली जो चीजें हैं, जो मीठी चीजें हैं, उनसे आपको कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। जैसे आपका आलू वगैरह हो गया, वहां से भी आपको कार्बोहाइड्रेट, गेहूं हो गया, चावल हो गया, इन सब से आपको किसकी प्राप्ति होती है, कार्बोहाइड्रेट की। भाई हमारी बॉडी को एनर्जी की आवश्यकता होती है, हम डेली रूटीन में इनका उपयोग करते हैं। बस ये जो चीनी है इसका उपयोग कम किया जाए तो कम से कम हम मोटापे से कम बचे रहेंगे। मतलब एक तरीके से आप जानते हैं आजकल मोटापा एक बड़ी समस्या बन गई है। मोटे हो तो जाते हैं लेकिन पतले होने में बड़ा समय लग जाता है। तो ये जो समस्या है, तो ये फैट और जो आपका चीनी वगैरह है, इन चीजों का ज्यादा सेवन करने की वजह से हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। जितनी कम मात्रा में अगर आप इनका उपयोग करें उतना बेहतर है। सिर्फ चीनी की मैं बात करी, बाकी चावल गेहूं तो आप खा सकते हैं। बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन आपका ग्रोथ और रिपेयर का काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मसल्स का डेवलपमेंट होता है, जो आपकी वृद्धि होती है, कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत, ये सब आपके कौन करता है, प्रोटीन करता है। तो ये आपको मिलेगा दाल, अंडे और दूध वगैरह, जो दूध से बने पदार्थ हैं, उनसे भी आपको प्रोटीन की प्राप्ति होगी। अंडा है, आपका सोयाबीन है, सोयाबीन से काफी अच्छी प्रोटीन की मात्रा मिलती है। आपका पनीर है, उससे भी आपको प्रोटीन की काफी अच्छी मात्रा प्राप्त होती है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें फैट की, फैट मतलब वसा, यही सबसे आजकल मोटापे का कारण है। एक तो ये और एक आपका ये, दो हैं ऐसे मोटापे के मेन कारण, ठीक है। और तो ये आपको क्या करता है, एनर्जी, तो ये भी आपको एनर्जी प्रदान करता है, ये भी एनर्जी प्रदान करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें दोनों में अंतर क्या हो, तो दोनों में अंतर ये है, ये फास्ट तरीके से एनर्जी प्रदान करता है, ये मतलब ऐसा नहीं कि एनर्जी नहीं प्रदान करता है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में। बट ये है कि इसका हम ज्यादा मात्रा में उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको मक्खन हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, यानी अगर आप सिंपल वे में समझें तो जो भी ऑयली चीजें हैं उन सब में आपको वसा प्राप्त होती है। जो भी चिकनाई वाली चीजें हैं, ऑयली मतलब जो भी चिकनाई वाली चीजें हैं, उनसे आपको वसा की प्राप्ति होती है। वहीं अगर हम बात करें विटामिन की, तो विटामिन आपको क्या करता है, शरीर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, यानी रोगों से बचाने का काम कौन सा करता है, आपके विटामिन करते हैं। तो फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, इन सब में दूध भी, ठीक है, आपके गाजर वगैरह, आपके और भी बहुत सारे पदार्थ हैं, तो उन सब में आपके क्या मिलते हैं, विटामिन की प्राप्ति आपको होती है। वहीं अगर हम बात करें खनिज की यानी मिनरल्स की, तो रेगुलेशन का काम करता है। जैसे आपका सॉल्ट हो गया, आपका मिल्क हो गया, और जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, उन सब में आपको क्या मिलता है, खनिज लवण की प्राप्ति होती है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। जो मैंने आपको ऊपर फंक्शंस बताए वो मैंने आपके यहाँ डायग्राम के थ्रू आपको बता दिया कि आपके सोर्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से आपको ये सारी चीजें प्राप्त हो सकती है। तो इन सारी चीजों को अपने भोजन में इंक्लूड करना जरूरी है, चाहे थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही आप इन चीजों को अपने भोजन में इंक्लूड करें। तो पोषक तत्वों का एक उचित मात्रा में उपयोग ही हमारा संतुलित आहार कहलाता है, और इन्हीं उपयोग की वजह से हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है।
तो आपको बस इतना ध्यान देना होगा, जितने मैंने आपको पदार्थ लिखे हैं उनका सही उपयोग होना जरूरी है। वहीं अगर हम बात करें तो अगर आप इसको याद रखना चाहते हो तो आप कैसे याद रख सकते हो। देखो मैंने एक छोटा सा ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप अगर पोषक तत्व के नाम आपको याद नहीं होते हैं तो आप याद कर सकते हो, कैन पुअर फार्मर्स विजिट माई वाटरफॉल। ठीक है, तो कैन से आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, पुअर से आपका प्रोटीन हो गया, फार्मर से आपका फैट हो गया, विजिट से आपका विटामिन, और माई से आपका मिनरल्स, वाटर से आपका पानी, और फार्मर से आपका फाइबर। तो ये जो पोषक तत्व हैं ये आपको ऐसे याद हो सकते हैं। अगर आप याद कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। ये इसलिए है क्योंकि कई सारे लोगों को पोषक तत्व के नाम भूल जाते हैं, तो आपको याद करने का बेस्ट मेथड है ये, आप याद कर सकते हैं। फिर से मैं बता देती हूँ, कैन से आपका कार्बोहाइड्रेट, पुअर से आपका प्रोटीन, फार्मर से फैट, विजिट से विटामिन, माई से मिनरल्स, वाटर से वाटर, और फार्म से फाइबर। आई होप आपको ये जो ट्रिक है ये ठीक लगी होगी। आप अपने याद करने के लिए आप दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं। नहीं, पोषक तत्व याद करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। हम रेगुलर पढ़ते हैं तो धीरे धीरे याद हो ही जाता है। और वैसे कौन सा हमको छोटे क्लासों का एग्जाम देना है जो ऐसे याद करना है, वो तो आपको याद होगा ही। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड यानी भोजन का वर्गीकरण, थोड़ा सा इस पे देख लेते हैं। अब बेस्ड ऑन फंक्शन यानी कार्य के अनुसार अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एनर्जी गिविंग यानी जो आपकी ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं, तो आपके कौन कौन से हैं, चावल, घी आपका जो आपका फैट है वहां से आपको प्राप्त होता है, और चावल आपको कार्बोहाइड्रेट से मिल जाता है, तो दोनों से आपको एनर्जी मिल रही है। बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो एग है, पनीर है, एग और पनीर ये आपका किससे, मतलब प्रोटीन वगैरह। तो बॉडी बिल्डिंग का काम मतलब आपका, मैंने जैसे आपको कहा भाई जो लोग जिम करते हैं वो प्रोटीन का सेवन अधिक करते हैं क्योंकि उनको अपना बॉडी बनाना है, और बॉडी बनाने के लिए आपको ये सारी चीजें खानी पड़ेंगी। वहीं अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें तो आपका फ्रूट है, वेजिटेबल है, इसलिए कहा जाता है जो मौसमी चीजें आती हैं उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करो। हम ये नहीं कह रहे कि भाई महंगी चीजें खाओ, सेब खाओ और महंगी महंगी फल खाओ, नहीं, जो मौसम के हिसाब से जो सब्जियां और जो फल वगैरह आते हैं अगर आप उनका भी रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करोगे, चाहे थोड़ी ही मात्रा में इस्तेमाल करो, अभी मैं आपको आगे जाके बताऊंगी ही कि कौन सी चीज कितनी मात्रा में अगर आप लोगे तो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान देना। और यहाँ पे अगर हम बात करें स्रोत के हिसाब से, ठीक है, सोर्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्लांट सोर्स हैं आपके यानी पादप सोर्स हैं, तो जैसे आपका अनाज हो गया, दालें हो गई। वहीं अगर हम एनिमल सोर्स की बात करें यानी पशु स्रोत, तो आपका दूध हो गया, मांस हो गया, ये हमें पशुओं से प्राप्त होता है, और ये हमें पादप से प्राप्त होता है, जैसे आपका अनाज और दालें हो गए, तो ये भी आपका है। वहीं अगर हम बात, तो यहाँ पे अगर बात करें बैलेंस डाइट की, तो बैलेंस डाइट क्या होता है यानी संतुलित आहार क्या होता है, एक ऐसा आहार जिसमें शरीर की आवश्यकता के अनुसार सभी आवश्यक पोषक तत्व सही अनुपात में मौजूद हो, उसी को हम क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। तो यहाँ पे अगर जब भी आप भोजन ग्रहण करते हैं तो यहाँ पे हमको एक चीज देखना बहुत जरूरी है कि सभी पोषक तत्व जैसे आपकी प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, खनिज लवण है, वसा, जल, फाइबर, ये सभी जो पोषक तत्व हैं ये एक उचित मात्रा में होने चाहिए, मतलब न बहुत ज्यादा न बहुत कम। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस डाइट कहते हैं। यानी बैलेंस मतलब पूरा जैसे तराजू होता है ना, दोनों का अनुपात बराबर होता है, सारी चीजें मतलब एक इक्वली खाना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एक दिन तो आपने बहुत फैटी चीजें खा ली, एक दिन आपने उसको खाया ही नहीं, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो कॉम्बिनेशन है ना वो बिगड़ जाएगा आपकी बॉडी का। तो यहाँ पे आपको जरूरत है कि सभी पोषक तत्व तो आवश्यक मात्रा में, थोड़ी थोड़ी मात्रा में सारी चीज खाएं। क्योंकि कुछ लोग को आपने देखा है कि कुछ लोग होता है केवल दाल ही चावल खाते हैं, कुछ लोग होगा कि रोटी ही खाएंगे, चावल खाएंगे ही नहीं। और आजकल तो यही है कि भाई दाल चावल और सब्जी चावल ये बहुत ज्यादा लोग खाते हैं। तो अपने जो थाली है, जो हमारा खाने की थाली है, उसमें सारी चीजें इंक्लूड करो, दाल है, चावल है, रोटी है, सैलेड है, दही है, ठीक है। तो सारी चीजों की मात्रा अगर हम थोड़ी थोड़ी इंक्लूड करेंगे तो हमें सारे पोषक तत्व तो एक ही बार में मिल जाएगा। तो ये जो होता है ये आपका बैलेंस डाइट होता है। जैसे मान लो अगर परसेंटेज की बात की जाए तो परसेंटेज में जैसे कार्बोहाइड्रेट है, 60 से 65% आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आपको अपने खाने में इंक्लूड करनी है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें आपकी प्रोटीन की, तो प्रोटीन आप जानते हैं भाई बॉडी की मरम्मत करता है, बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। तो प्रोटीन की मात्रा 10 से 15% आपकी होनी चाहिए।
वसा की मात्रा 20 से 25%। यानी देखो सबसे ज्यादा मात्रा मैंने आपको किसकी बताई, कार्बोहाइड्रेट की। क्यों बताई, क्योंकि आप जानते हैं हम इतना जो चलते फिरते अपना इतना दिमाग खर्चा करते हैं, किसकी वजह से, ऊर्जा जाती है। अब ऊर्जा जब जाती है तो ऊर्जा को अंदर आना भी तो चाहिए, तो इसके लिए हमको कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में लेने की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि उतना हमारा खर्चा हो जाता है। ऐसा नहीं कि अगर हमारे बॉडी में स्टोर होता रहेगा तो शायद हम मोटापे की ओर बढ़ेंगे, लेकिन जितना हम चलते हैं, जितना हम गतिविधि करते हैं, जितना हम एक्टिविटी करते हैं, उसमें वो चीज खर्च हो जाती है, फिर हम कंज्यूम करते हैं। तो ऐसे करके होता है। बाकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे विटामिन, खनिज, लवण, पानी और फाइबर, इसकी भी मात्रा की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं। मतलब आप ले सकते हैं इसको, और लेना जरूरी है। ऐसा आप बिल्कुल कहेंगे ही नहीं कि भाई इन पोषक तत्व में इनको हटा ही दो, बिल्कुल हटाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही तो मेन है। तो यहाँ पे वो पोषक तत्व की मात्रा जितनी जितनी मैंने आपको बताई उतना तो जरूरत है, लेकिन साथ साथ में इन चीजों को भी इंक्लूड करना है। पानी बहुत पीना है, बहुत नहीं मतलब पीना है, बहुत ज्यादा भी नहीं, लेकिन पीना है। यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बनाया हुआ है, तो यहाँ पे देखो, मैंने पहले भी बोला, देखो अगर सब्जियों की बात की जाए तो आपका लगभग 40% सब्जियों की मात्रा होनी चाहिए आपके खाने की रूटीन में, जो आप डेली खाते हैं। भाई आपका गाजर है, और खीरा है, और भी बहुत सारी सब्जियां हैं। फ्रूट 10% फ्रूट होना चाहिए, चाहे मॉर्निंग में खाओ, शाम में खाओ, जब भी खाओ थोड़ा बहुत फ्रूट आपको लेना जरूरी है। अनाज का सेवन 45% आपके होना चाहिए थाली में। प्रोटीन का सेवन 45% आप कर सकते हैं। तो ये जो होगा ये, और साथ साथ में ये मत भूलना, पर्याप्त रूप में पानी और हेल्दी ऑयल, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में आपको ऑयली चीजें नहीं खानी है। अब आजकल आप देख रहे हैं कि हमको चटपटी चीजें, मसालेदार, तीखी, स्पाइसी, है ना, मोमोज मिल जाए तो कहो तो हम लोग दिन भर खाते रह जाए, है ना। तो ये जो चीजें है ना, इनको हमें अवॉइड करना है। हमें जितना हो सके, अगर एक हफ्ते में 1-2 बार खा रहे हैं तो ठीक है, वो भी कम मात्रा में। बहुत ज्यादा आपको इसकी मात्रा अपने अंदर नहीं लेनी है, अदरवाइज बहुत सारी बीमारियां, अब आप जानते हैं यंग जनरेशन में हार्ट अटैक जैसी समस्या आ रही है। इसका कारण कुछ दूसरा नहीं है, यही सारी चीजें हैं। भाई टेंशन तो होती है, लेकिन साथ में ये आपकी जो खाने पीने में जो आपका रूटीन बिगड़ता है ना, सबसे बड़ा कारण तो आपका यही है। तो इसको थोड़ा सा सुधारने की जरूरत है। और पानी तो पीते ही रहिए भाई, दिन भर में 10 गिलास पानी तो पी ही लो, इतना तो कोई भी पी सकता है ना। तो इसको कहेंगे आपकी सेहत थाली। ठीक, चलो अब बात करते हैं कुपोषण की, बहुत बड़ी समस्या, माल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो कुपोषण में, यानी कुपोषण कैसे हो जाता है, कुपोषण 2 स्थिति में हो जाता है। एक तो हम जिसको बोलते हैं अल्पपोषण, यानी अल्पपोषण मतलब क्या होता है, अगर हम पोषक तत्व की मात्रा कम लेते हैं, यानी अल्प का मतलब ही क्या होता है, कम, यानी पोषक तत्व की मात्रा जब शरीर में कम होती है, यानी या हम कम मात्रा में वो पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, तो हम अल्प पोषण के शिकार हो जाते हैं। वहीं होता है अतिपोषण। अतिपोषण मतलब जब हम अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्व ग्रहण कर लेते हैं तो वो होता है अतिपोषण। मैं दोनों चीजें आपको समझाऊंगी। तो देखो, अल्प पोषण में क्या होता है आपका, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अल्प पोषण में आपका क्या हो जाता है कि 2 ठो रोग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये रोग मैं आपको बता रही हूँ। ये है आपका क्वाशियोरकर और मेरास्मस। ठीक है, ये रोग जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपका क्या है, क्वाशियोरकर और मेरास्मस। यानी एक तरीके से अगर हम बात करें अंडर न्यूट्रिशन की, यानी अपर्याप्त पोषण की, यानी वो पोषण जो शरीर की आयु आवश्यकता के अनुरूप ना हो। ठीक है, यानी उसमें पोषक तत्व की कमी हो, वही हमारा क्या कहलाता है, अंडर न्यूट्रिशन कहलाता है, यानी अल्प पोषण कहलाता है, या हम इसको अपर्याप्त पोषण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अपर्याप्त पोषण। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आहार की कम मात्रा होती है, और जो पौष्टिक गुण होते हैं आहार में, उनकी भी मात्रा आपके आहार में कम होती है। तो भारत में आपने देखा भाई निर्धन जनसंख्या है, तो चाहे आप भोजन में प्रोटीन है, खनिज लवण है, विटामिन है, ये नहीं होता है ना। तो यहाँ पे समस्या यही है कि सभी लोग क्या है, सस्ती चीजें खरीदने की कोशिश करते हैं। महंगाई का जमाना है, पैसों का अभाव की वजह से जो मध्यम और उच्च श्रेणी वाले जो व्यक्ति हैं, उन्हें प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन की न्यूनतम, मतलब एक तरीके से जितनी आवश्यकता वो तो मिल जाती है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ गरीबी रेखा वाले की, तो वो जो सारी आवश्यकता है वो उनकी पूर्ति नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उनके अंदर ये सारी समस्याएं आती हैं।
यहाँ पे देखो अगर हम बात करें देखो क्वाशियोरकर और मेरास्मस की, तो क्वाशियोरकर को देखो इसका थोड़ा सा जो पेट है वो निकला रहता है, और इसका मेरास्मस का देखो तो पूरी हड्डियों की जो कंकाल तंत्र है आपको बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, ये ऐसे दिखने लगता है। तो यहाँ पे ये देखो इसका पेट देखो फूला हुआ है। तो यहाँ पे जो दोनों समस्याएं हैं, ये दोनों समस्या बहुत बड़ी समस्या है अगर हम बात करें। तो इनसे क्या होता है भाई, जब आपको पोषक तत्व तो मिलेंगे ही नहीं जितनी मात्रा में आपको आवश्यकता है। कई कारण है भाई, कुपोषण के कई कारण है भाई। खाद्य पदार्थों का अभाव पहला कारण तो ये है। आप जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी जनसंख्या है जिसे जितनी मात्रा में पोषक तत्व या खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है वो नहीं। पहली बात तो हम पोषक तत्व हटा ही दो, पहले यही देखो कि उनको खाद्य खाने वाली चीजें मिल भी रही है या नहीं मिल रही हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि भाई पोषक तत्व मिल रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे समस्या बहुत ज्यादा है। यहाँ अगर हम बात करें तो 1/3 जो जनसंख्या है वो एक तरीके से गरीबी से पीड़ित है। तो ऐसी जो बीमारियां हैं वो उनके होने की चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो अगर देखो मैं यहाँ कारण की बात करूं तो कारण में देखो मैं अगर आपको लिख भी दूं तो यहाँ पे देखो खाद्य पदार्थों का अभाव, ठीक है, खाद्य पदार्थों का अभाव पहला कारण तो आपका ये है। दूसरा अगर मैं कारण बात करूं तो निर्धनता, भाई गरीबी, गरीबी सबसे बड़ा कारण है। गरीबी की वजह से हमें भोजन पर्याप्त रूप में मिल नहीं पाता है। जब पर्याप्त रूप में हमें भोजन ही नहीं मिल पाएगा, ठीक है, तो क्या हम वो चीजें ग्रहण कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक तरीके से ऐसे व्यक्तियों में जो पर्याप्त भोजन की आशा रहती है वो एक तरीके से जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसे जो प्रदेश हैं इनमें थोड़ा सा जो निर्धनता है उसकी संख्या ज्यादा ही है अगर बात करें। वहीं अगर हम बात करें अशिक्षा और अज्ञानता की, तो तीसरा कारण अगर आप लिखें तो शिक्षा और अज्ञानता, सॉरी शिक्षा कह रही हूं, अशिक्षा। शिक्षा तो अच्छी बात है, अशिक्षा यानी जिसको उस चीज का ज्ञान ना हो, ये आपका तीसरा कारण है। भाई हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको एक तरीके से पोषक तत्व के महत्व के बारे में नहीं पता है। वो इधर उधर की ऑयली चीजें, इधर उधर की चटपटी चीजें खाने के ऊपर लगे रहते हैं, लेकिन जो मेन चीजें हैं जिनको खाना चाहिए वो नहीं खाते। उनको पता ही नहीं है कि क्या चीजें खानी है, क्या चीजें हमें नहीं खानी है, क्या चीजें हमें अवॉइड करनी है। तो दोनों कारण आपके इसमें हो जाते हैं, ठीक। और पकाने की विधि भी मैटर करती है। अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों में आपने देखा है कि भोजन पकाते वक्त अगर हम बात करें तो जैसे अगर चावल का माड़ फेंक देते हैं, भाई चावल के माड़ में आप जानते हैं बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, है ना। सब्जियां कैसे काटनी है, काटने से पहले धुलना है नहीं धुलना है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो कुछ विधियां भी होती हैं खाना पकाने की जिनके माध्यम से हम बहुत सारे पोषक तत्व बाहर फेंक देते हैं जबकि उनकी जरूरत होती है हमारी बॉडी में। तो हमें थोड़ा सा इसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा जो रोग है, ये रोगों के बारे में कई बार पूछा जाता है, क्वाशियोरकर और मेरास्मस के बारे में। तो अंडर न्यूट्रिशन के अंतर्गत आपके क्वाशियोरकर और मेरास्मस आते हैं, जो किसकी कमी से होते हैं? कुपोषण की कमी की वजह से होते हैं। तो क्वाशियोरकर में देखो आपका क्या होता है कि बच्चे का देखो पेट फूल जाता है और इसमें आपका बच्चा बिल्कुल जैसे हड्डियों का ढांचा जैसा बन जाता है। तो इस तरीके के आपको लक्षण दिखते हैं, ठीक। चलो यहाँ बात करें ओवर न्यूट्रिशन की बात करें, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में आपने भोजन ग्रहण किया है तो यहाँ पे आपका ओबेसिटी और डायबिटीज जैसी समस्या उत्पन्न हो जाएंगी, यानी आपका जो मोटापा है और मधुमेह है। सबसे एक कारण तो आपका मधुमेह का मोटापा ही है, मतलब डायबिटीज का अगर मैं एक कारण की बात करूं तो उसमें से एक कारण सबसे पहला आपका मोटापा ही है। तो मोटापे की वजह से भी मधुमेह होता है। तो थोड़ा सा हम आगे जाके देख लेते हैं, ठीक है। देखो तो मोटापा इन बीमारियों का कारण भी बन सकता है। एक तो आपका उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हार्ट अटैक वाली डायबिटीज मैंने आपको कहा, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट है आपका स्ट्रोक का खतरा, फैटी लीवर, किडनी रोग, आपके कैंसर जैसी समस्या, जो कि बहुत पहले तो भारतवर्ष में इतना ज्यादा कैंसर जैसी हमें समस्या नहीं दिखती थी, लेकिन अब देखिए तो बहुत सारी समस्या है। आपने चाहे सेलिब्रिटी को देखा हो उनमें भी कई सारे, और चाहे आम आदमी को आपने देखा हो, गुटखा खाने से भी बहुत सारे कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये आप अपने आसपास ही देखो तो कैंसर जैसी जो समस्या है वो बहुत मतलब ज्यादा बढ़ गई है अगर बात की जाए। तो इन सब से थोड़ा सा हमें अपने खाने पीने, अपने हेल्थ पर थोड़ा सा बहुत ज्यादा फोकस करना होगा ताकि ऐसी बीमारियां हमें ना घेरें। गर्भावस्था से जुड़ी समस्याएं और नींद से संबंधित जो बीमारियां हैं ये भी आपके इसका कारण बन सकती हैं।
तो थोड़ा सा मोटापे पे रोकथाम लगाओ और मोटापे को क्या करो, कम करो। लक्षण क्या है? वजन घटना, बढ़ना, थकान, कमजोरी, कमजोर प्रतिरक्षा, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता में भी आपकी क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, तो कहीं तो आपका वेट बिल्कुल आपका नीचे चला जाएगा, बिल्कुल पतले हो जाओगे, कहीं तो बिल्कुल आपका गेन हो जाएगा, कहीं बिल्कुल मोटे हो जाओगे, ऐसा हो जाता है। मेथड ऑफ कुकिंग, यानी खाना पकाने के तरीके। पहली बात तो उबालना, भाई जो राइस है, ठीक है, जो चावल है उबाल के करते हो। स्ट्रीमिंग यानी भाप में पकाना, इडली ढोकला वगैरह आप किसमें पकाते हो, भाप में पकाते हो। और भाप में जो पकी हुई चीजें हैं वो क्या करते हैं, वो पोषक तत्व की दृष्टि से बहुत अच्छी हैं। वहां रोस्टिंग की बात करें, भूनना, चपाती वगैरह। फ्राइंग की बात करें यानी तलना, पूरी वगैरह तलते हो। ठीक है, बेकिंग यानी पकाना, सॉरी बेकिंग मतलब सेकना, आपका केक वगैरह। तो ये आपका मेथड भी पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। चलो अब बात करते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, यानी खाद्य संरक्षण की बात करते हैं। तो आपका ठंडा रखना, यानी जैसे आपका मिल्क हो गया। ड्राइंग यानी सुखाना, पापड़ वगैरह को आप सुखाते हैं और कई समय तक आप स्टोर करके इसको रख सकते हैं। डिब्बा बंदी की बात करें तो अचार, अचार जानते हैं कि अगर आपने उसका डिब्बा अच्छे से नहीं बंद किया, हवा उसके अंदर गई तो अचार में फफूंदी जैसी लग जाती है, हरी हरी, आप जानते हैं हरी व्हाइट टाइप की फफूंदी लग जाती है, जिससे आपका अचार बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो इसीलिए देखा जाता है कि अचार को बंद किया जाता है, चाहे उसके ऊपर एक कपड़ा लगा दो, उसके बाद उसका ढक्कन बंद करो ताकि उसके अंदर हवा ना प्रवेश कर पाए। ठीक है, जमाना की बात करें तो मटर वगैरह, फ्रीजिंग, फ्रिज वगैरह में मटर रख के आप काफी समय तक आप उसको स्टोर कर रख सकते हो। कई बार क्या होता है, मौसम जिस टाइम का मौसम मटर का चल रहा है, अगर उस टाइम पे आप जानते हैं शादी ब्याह किसी भी समय होता है, तो अगर हमें ऐसी चीजों की जरूरत होती है तो फ्रिज में रखा रहता है, आपको मिल जाता है। खमीर की बात करें तो दही वगैरह है। ठीक है, तो ये आपके खाद्य संरक्षण है। ठीक, वहीं अगर हम बात करें खाद्य मिलावट की, भाई ये बहुत बड़ी समस्या है कि खाने पीने वाली चीजों में मिलावट बहुत होती है। तो मिलावट भी कुपोषण का एक कारण है। तो अगर आप जानते हैं कि डेली रूटीन में जो आप भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिसमें क्या करते हैं, मिलावट होती है। जैसे मान लो घी में चर्बी, वनस्पति घी है उसमें चर्बी की मिलावट, सरसों के तेल में रेपसीड की मिलावट, भाई दूध में पानी की मिलावट तो आपने आम देखा है, वो तो आप पहचान भी जाते हो दूर से भी, है ना। और बहुत सारे, जैसे हल्दी में एक चीज मिलाया जाता है जिससे उसका रंग पीला हो जाता है। अब आप मुझे कमेंट में बताओ वो क्या चीज है, बताओ। तो सामान मिलावट की बात करें तो आप जानते हैं भाई दूध में पानी की मिलावट करते हैं, वो तो आपको दिख जाता है। जो शुगर है यानी चीनी है उसमें चॉक पाउडर को मिलाया जाता है। भाई चीनी जैसा सफेद सफेद होता है तो किसी को पता नहीं चलेगा, मिला देते हैं मात्रा बढ़ाने के लिए। ये सिर्फ आमदनी का सोर्स है। आप क्या करते हो, अभी यही खाना जो ये लोग जो मिलावट करने वाले लोग हैं, क्या यही खाना अपने फैमिली वालों को खिलाएंगे? बिल्कुल नहीं खिलाएंगे, क्योंकि उनसे उनको फर्क पड़ता है। लेकिन उनको क्या लेना देना दुनिया में, उनको तो लगता है कि रोज इंसान आता है रोज मरता है, इसमें कोई जाएगा, हमारा क्या जाता है, हमें तो आमदनी से मतलब, उनको अपने पैसों से मतलब है। अब वही चक्कर में ये लोग क्या करते हैं, चीजों में मिलावट करते हैं ताकि चीजों की मात्रा ज्यादा बढ़ जाए, उसके साथ बेचने में उनको पैसे मिले। ये बहुत गलत काम है, जिसको पकड़ना पीटना जरूर। ठीक है, हल्दी में लेड क्रोमेट, अरे यही आंसर मिल गया, हम तो आपको बोल रहे थे कि आप कमेंट में बताइए, यहाँ आंसर तो बगले में लिखा है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, हल्दी में पीला रंग देने के लिए ये लोग लेड क्रोमेट जैसा पदार्थ मिलाते हैं। इससे देखो समस्या क्या होती है, फेफड़ों जैसी समस्या, विक्र में समस्या, बहुत सारे कैंसर जैसी बीमारी होने का भी खतरा होता है। तो आप बिल्कुल समझ नहीं पाओगे भाई, हम आम आदमी हम क्या समझेंगे भाई हल्दी में पीला रंग दिया हुआ। आप जानते हैं जो नेचुरल हल्दी अगर आपने देखी हो तो नेचुरल हल्दी में जो पीला कलर है उसका पीला कलर देखो, और जो आप बाजारों से वो जो पैकेट वाला खरीदते हो उसका पीला कलर देखो, उसका पीला कलर देखोगे ना तो हाथों में से छूटेगा आपका पीला कलर, ये अंतर आपको डायरेक्ट पता चलेगा। लेकिन हमको लगता है कि भाई अब हम खरीदे तो खरीदे कहाँ से, खुद तो हम पीस नहीं सकते, तो हमको बाजार से ही खरीदना पड़ेगा, इसकी वजह से हम खाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजों की रोकथाम हुई भी है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे मिलावटखोर हैं जो अभी भी चीजों में मिलावट करते। भाई दूध की मिलावट तो आम बात हो गई है, दूध की मिलावट तो इंसान भी पहचान जाता है, उसको टोक भी देता है कि भाई तुमने आज दूध में बहुत ज्यादा पानी मिला दिया है, तुम्हारा पानी साफ साफ ऊपर से दिख रहा है दूध कम पानी ज्यादा। ठीक है,
तो ये चीज तो आप दूध वाले के सामने भी बता सकते हैं, भाई दूध वाले थोड़ा इसमें कम करो, इतना ज्यादा भी मत करो कि तुम्हारा पानी अलग है दूध अलग दिखे, है ना। तो ये तो मैंने हंसी मजाक के लिए कह दिया, लेकिन इतना आप जानते हैं कि बहुत सारी चीजों में मिलावट है, इससे रोग ज्यादा फैल रहे हैं। तो इसलिए जितना ज्यादा हो सके नेचुरल चीज खाइए, और अगर जो चीज आप अपने घर में बना सकते हैं तो उसको कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं कि हर सामान आप बाजार से ही खरीदें, ठीक है। तो जितना पॉसिबल हो सकता है घर में चीजें बनाइए, जो नहीं पॉसिबल है, जो जरूरी है कि बाजार से ही आएगी तो बाजार से ही लेके आइए, ठीक है। इसी वजह से आजकल लोग सब्जी वगैरह अपने घर पे उगा रहे हैं। ये सब्जी में भी देखो दवाई डाल डाल के, सुई लगा लगा के उसमें भी बढ़ोतरी की जाती है, ताकि जो चीज नेचुरल तरीके से ग्रो हो रही हो एकदम से ग्रो हो जाए। वाह, चल वाह नहीं मतलब खराब चीज बोल रही हूँ। अब यहाँ पे जैसे हमने कहा कि दूध में पानी, लैक्टोमीटर, ठीक है, यहाँ पे लैक्टोमीटर गलत लिखा है, लैक्टोमीटर, ठीक है, लैक्टोमीटर से मापा जाता है। वहीं अगर हम बात करें चॉक पाउडर इन शुगर, यानी चीनी में चाक पाउडर, तो ये क्या होता है, एक तरीके से पानी में क्या हो जाता है, घुल जाता है, तो आपको पता चल सकता है। अगर बात करें यहाँ पे आरडीए की, यानी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो आप फुल फॉर्म भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अनुशंसित आहार भत्ता। अब ये जो लिखा रहता है तो कई बार हम नहीं समझ पाते, वहीं आरडीए लिख दिया जाए तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है। तो थोड़ा सा हिंदी पे भी फोकस कीजिएगा। तो ये बताता है कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन कौन कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में लेना चाहिए, तो वे बहुत अच्छी चीज है। तो यहाँ पे ये जो आपका आरडीए है, ये आपका ये बताता है कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन, यानी जो डेली वो चीजें खाता है, उनमें कौन कौन से पोषक तत्व कितनी कितनी मात्रा में लेना चाहिए, ये आपको चीजें बताता है, ताकि आपका जो सिस्टम है वो अच्छे से काम करता रहे और आपकी बॉडी ना बहुत ज्यादा फैटी हो, ना बहुत ज्यादा आपका कुपोषण का शिकार। अरे भाई कुपोषण का शिकार मतलब बिल्कुल दुबले पतले हो गए, हड्डी निकल आई, ऐसे टाइप का ना हो, मतलब आपकी बॉडी बिल्कुल मेंटेन रहे, ताकि आपको कोई भी रोग समस्या कुछ भी ना हो। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो एनर्जी, यानी जो आपकी ऊर्जा है, 2000 से आपका 2500 किलो कैलोरी, प्रोटीन 50 से 60 ग्राम, और वहीं अगर हम आयरन की बात करें 28 mg फीमेल के लिए, यानी जो महिलाएं हैं, और आपका 17 mg आपका मेल के लिए, यानी जो पुरुष हैं, ठीक है। इतना मतलब एक कहा गया है, सबका अलग अलग जो वेट होता है उस हिसाब से अलग अलग चीज होता है, ठीक है। तो आप अपने वेट के हिसाब से अलग अलग चीज इसमें हो जाता है, इसमें एक तरीके से मत मानेगा। अब यहाँ पे आ गए हम आपके क्वेश्चन आंसर पे। तो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर है, थोड़ा सा इसको देखिए। क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोटीन का जैविक मूल्य इस पर निर्भर करता है। आपके ऑप्शन है प्रोटीन की पाचन शक्ति, अमीनो एसिड संरचना, सी है फैट कंटेंट यानी वसा की मात्रा, और है आपका एनर्जी कंटेंट यानी ऊर्जा सामग्री। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रोटीन का जैविक मूल्य इस पर निर्भर करता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये जून 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जून 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अमीनो एसिड कंपोजिट, ठीक है, कंपोजिशन। तो यहाँ पे अमीनो एसिड संरचना जो है ये आपका इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे मैचिंग का दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि अच्छे से दिखे, वरना कट हो जाएगा। तो एक तरफ आपका न्यूट्रिएंट दिया है, एक तरफ आपका दिया है डिफिशियंसी डिसीज वगैरह, उनसे होने वाले जो रोग हैं वो आपका दिया है। तो जैसे विटामिन B12, विटामिन ए, आयरन और आपका नियासिन। अब इससे होने वाले जो रोग हैं उनको आपको मिलान करना है। जैसे अगर हम मिलान करें विटामिन B12 का, तो विटामिन B12 का किससे मिलान करेंगे स्टूडेंट बताइएगा। तो यहाँ पे हम मिलान करेंगे आपका एनीमिया से, यानी मेगा ग्लोब्लास्टिक आपका एनीमिया। वहीं विटामिन ए आप जानते हैं नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी। आयरन को अगर हम मिलाएंगे तो आयरन को हम मिलाएंगे माइक्रोसाइट्रिक एनीमिया से, और नियासिन को मिलाएंगे पेलेग्रा से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सीधा सीधा जैसे मैचिंग हो जाएगा, मतलब ए का पहला, बी का आपका सेकेंड, सी का आपका थर्ड और डी का आपका फोर्थ, ऐसे आपका मिलान इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी स्टूडेंट आपका शायद पूछा गया था, हाँ 2019 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, दिसंबर 2019 में, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 ग्राम वसा का कैलोरी मान क्या है। 1 ग्राम वसा का, अभी मैंने पहले ही आपको बताया है, आपको कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट और आप वसा, मैंने दोनों चीजों को आपको बताया है। तो 7 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी, 9 किलो कैलोरी और आपका 5 किलो कैलोरी, बताइएगा। तो इसका मैंने जैसे आपको बताया वसा का, तो 9 किलो कैलोरी, और वहीं अगर हमने कैलोरी के उसकी कार्बोहाइड्रेट की बात की होती तो कार्बोहाइड्रेट का आपका होता 4.1 किलो कैलोरी। ठीक, नेक्स्ट है आपका, कौन सा विटामिन गर्मी के प्रति संवेदनशील है और खाना पकाने के दौरान नष्ट हो जाता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B1 या फिर आपका विटामिन के, बताइएगा कौन सा विटामिन गर्मी के प्रति संवेदनशील है और खाना पकाने के दौरान नष्ट हो जाता है। ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, और इसके अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका क्या होगा स्टूडेंट, बताइएगा। राइट आंसर आपका विटामिन B1 यानी थायमिन। ये क्वेश्चन आपका स्टूडेंट 2022 में पूछा गया था, और जो मैंने ऊपर आपको बताया कैलोरी जो पूछा गया था वसा की, वो रिपीटेड क्वेश्चन है, 2000 आपका 18 और 20 दोनों में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन मैं जो आपको करवा रही हूँ, ये कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्जामों में और यूजीसी नेट में भी। यहाँ पे 2 कॉलम दिए हुए हैं, एक में आपका न्यूट्रिशन दिया हुआ है और आपका डिसीज दिया है। ठीक है, तो जैसे आपका नियासिन है, थायमिन है, विटामिन डी है और आयरन है। अब आपको बताना है इससे होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपका नियासिन से आपका पेलेग्राम, ठीक है, विटामिन B1 आप कह सकते हो, थायमिन आपका है बेरी, विटामिन B1, ठीक, विटामिन डी आपका रिकेट्स है और आयरन आपका एनीमिया है। ठीक, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो आप कर सकते हो ए का 2, बी का 1, सी का 3 एंड डी का आपका 4, ऐसे होगा। अरे नीचे लिखा तो है, हम तो अलग से ही बता रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आंसर आपका ये जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा के पाचन और अवशोषण को सही क्रम में प्रक्रियाओं को व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन पहला है आपका, मैं थोड़ा सा आप जूम कर देती हूँ हल्का सा, शायद दिखे। हाँ जी, पहला है आपका पैशीकरण, दूसरा है लाइपेस प्रक्रिया, तीसरा है मिसेल निर्माण और चौथा है यानी डी है आंतों की कोशिकाओं में अवशोषण। तो आपको इसको क्या लगाना है, क्रम से लगाना है, और इसका क्रम भी आपका क्या लगेगा, A, B, C और D, ऐसे आपका क्रम लगेगा, A, B, C और D, पहला, दूसरा, तीसरा और आपका चौथा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवश्यक फैटी एसिड्स के बारे में सही नहीं है, याद रखेगा। तो ऑप्शन पहला है लिनोलिक एसिड एक आवश्यक फैटी एसिड है, बी है वे प्रोस्टाग्लैंडिन संश्लेषण के अग्रदूत हैं, सी है इन्हें मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है और डी है इसकी कमी से विकास में बाधा आ सकती है। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट इन्हें मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। आवश्यक फैटी एसिड के बारे में कौन सा सही नहीं है, ये आपसे पूछा गया था, तो सी आपका सही नहीं है। तो ये रहे स्टूडेंट आज के क्वेश्चंस और आज की क्लास। अभी ये मत सोचिएगा कि हम फूड और न्यूट्रिशन से और क्वेश्चंस नहीं करेंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, और भी हम इसको, अभी ये टॉपिक यहीं पे खत्म नहीं हुआ है, अभी तो मैंने शुरुआत की है। अगर आप सोच रहे हैं कि फूड और न्यूट्रिशन का टॉपिक मैंने एक ही दिन में खत्म कर दिया, तो ऐसा नहीं है। अभी क्लासिफिकेशन होगा, अभी बहुत सारी चीजें होंगी आपको फूड और न्यूट्रिशन में पढ़ना है। तो आप जानते हैं होम साइंस बहुत डेप्थ में अगर आप जाएंगे तो बहुत सारी चीजों की नॉलेज आपको मिलेगी। तो ये जो मैंने आज आपको बताई चीजें, जितने सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए, ये तो मैंने आपको केवल बेसिक चीजें बताई हैं। अभी हम इससे एडवांस में जाएंगे, तो धीरे धीरे करके आपको और भी चीजें पता चलेंगी। तो ये रही आज की क्लास। आई होप स्टूडेंट आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आप चाहते हैं कि लगातार मैं ऐसी ही क्लासेस लाती रहूं, तो अपना प्यार ऐसे ही मुझे देते रहिएगा। अपना प्यारा सा कमेंट करके आप मुझे और भी मोटिवेट करते हैं, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी क्लासेस आप लोगों के लिए ला सकूं। और अगर ये क्लास पसंद आए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मेरी क्लासेज आए उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप क्लास ज्वाइन कर पाए। वैसे तो शाम 5 बजे का समय है मेरी क्लास का, बट अगर हम बात करें तो कई दफा लेट हो जाती है, तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। तो मिलते हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।